कैसे तमिल सिनेमा बना पॉलिटिकल पावर हाउस और बॉलीवुड क्यों नहीं बन पाया। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है। पूरी दुनिया में एक्टर्स पॉपुलर होते हैं। अमेरिका में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर गवर्नर बने, फिलिप्स में जोसेफ एस्ट्राडा प्रेसिडेंट बने, लेकिन कोई एक स्टेट इतनी कंसिस्टेंटली अपने फिल्म हीरोज को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाता जितना तमिलनाडु ने की। अभी तक तमिलनाडु के 3 ऐसे सीएम हुए हैं जो एक्टर्स बनने के बाद सीएम बने। अगर आप देखें तो तमिलनाडु की आबादी 2024 के डाटा के हिसाब से 77 मिलियन है, लेकिन अभी तक सत्ता सिर्फ दो मुख्य पार्टियों के हाथ में थी, एआईडीएमके और डीएमके। वहीं 2 साल में उभरी टीवी के बन गई नंबर 1 अपोजिशन और आज के टाइम में विजय पावर में बैठे हैं। आइए इस विजय के फिनोमेना को डिटेल में समझते हैं। मैं हूं प्रवीण चौधरी और आप है मेरे साथ वर्ल्ड नाउ पर। सोच कर देखिए, जब सिनेमा क्लासरूम बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1940 का द्रविडियन गैम्बिट। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक यूनिक चीज पर बनी है, द्रविडियन मूवमेंट। 1940 से 50 में जब ज्यादातर इंडियंस अनपढ़ थे और अखबार की पहुंच सिर्फ कुछ ही लोगों के पास थी, तब सीएन अन्नादुरई और करुणानिधि ने एक शॉर्टकट ढूंढा। उन्होंने सिनेमा को ही स्क्रिप्ट बना दिया। अन्नादुरई सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, उन्होंने 20 से ज्यादा तमिल फिल्म स्क्रिप्ट लिखी थी। करुणानिधि ने 75 से ज्यादा फिल्म लिखी और उनके डायलॉग्स लिखे। उनका तरीका सरल था। लोग पॉलिटिकल रैली छोड़ सकते हैं लेकिन फिल्म नहीं। अगर आप डाटा से समझें तो 1950 के तमिलनाडु की हालत, जहां लोग पॉलिटिकल रैली से ज्यादा सिनेमा में आना पसंद करते थे। एवरेज रैली में लोगों का आना लगभग 5,000 के आसपास था। वहीं हर हफ्ते सिनेमा देखने तमिलनाडु से लगभग 3.5 लाख लोग आते थे। और वहीं 1951 में तमिलनाडु का लिटरेसी रेट 24.9%। थिएटर वो जगह थी जहां आइडियोलॉजी बेचना फ्री था और ऑडियंस जानबूझकर खरीदती थी। इनमें एक ऐसे भी एक्टर निकले जिन्होंने एक मसीहा का मास्क पहना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमजी रामचंद्रन की। एमजीआर ने 1954 से 1977 तक लगभग 136 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका असली जीनियस फिल्मों की क्वालिटी नहीं, कंसिस्टेंसी थी। एमजीआर की फिल्मों में हीरो का एक ही आर्क टाइप बार बार दिखाया गया। उन्होंने अपने आप को लगभग 88% फिल्मों में गरीबों का रक्षक दिखाया, जिनमें 82% ऐसी फिल्में थी जो सिस्टम या किसी विलन के खिलाफ लड़ती थी, जो ज्यादातर रूरल और कॉमन लोगों से जुड़ती थी। अगर सही तरीके से इस स्ट्रेटजी को समझें तो इसे कहते हैं पैरा सोशल कंडीशनिंग फॉर्मूला। यानी अगर आप बार बार एक ही चीज में दिखते रहें, रिपीटेड एक्सपोजर, तो लोग हीरो को एक रियल इंसान की तरह समझने लगते हैं, जिसे फेमिलियरिटी भी कहते हैं। इससे भरोसा तैयार होता है, एक इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्ट तैयार होता है और वही इमोशनल कनेक्ट कहीं ना कहीं वोट्स में कन्वर्ट होता है। जैसे 1977 में एआईएडीएमके को जिताया था। 1977 में एमजीआर ने एआईएडीएमके बनाया और तमिलनाडु का इलेक्शन जीत लिया। उनकी पार्टी सिर्फ 2 साल पुरानी थी। उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिनेमा की, वो 23 साल के सिनेमा के एक इमोशनल ट्रस्ट पे बनी थी। जब 1988 में उनका देहांत हुआ तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। एस्टिमेट है कि लगभग 3 लाख लोग उनके फ्यूनरल में थे। अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप था, आर्मी नहीं। ये सिर्फ फैंडम नहीं था। तमिलनाडु के फैन क्लब्स एक ऐसी पैरेलल सिविल सोसाइटी थे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर काम करते थे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से विजय एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर कर सामने आई। अगर एक्टिविटीज के बारे में देखें तो विजय के फैन क्लब की असलियत में कई सारी एक्टिविटीज पहले से ही चलती आई हैं। विजय के जन्मदिन पर हर साल लाखों लोग ब्लड डोनेट कैंप्स में जाकर ब्लड डोनेट करते। 2015 में चेन्नई फ्लड्स के दौरान विजय के फैन क्लब्स ने रिलीफ रेस्पॉन्स भी तैयार किया और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाखों हजारों लोगों तक खाना पहुंचा। और वहीं ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टेट वाइज एनवायरमेंटल कैंपेन्स के द्वारा की गई। विजय पॉलिटिक्स में जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे थे। उनके पास पहले से एक स्टेट वाइड ह्यूमन नेटवर्क था जिसने सालों से लोगों का भरोसा बनाया। अनुमान ये है कि 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड विजय फैन क्लब तमिलनाडु में थे जब उन्होंने 2024 में टीवी के यानी तमिलगा वेट्री कजगम पार्टी की स्थापना की थी। अब कंपेयर करो किसी भी नए पॉलिटिशियन से। इन्हें वर्कर्स ढूंढने में सालों लगते हैं। विजय को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और यही कहीं ना कहीं विजय की आने वाली पॉलिटिकल सफलता का मुख्य कारण भी बना। अगर सही मायने में देखी जाए तो विजय की फिल्में एक्शन से ज्यादा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिलेबस पर डिपेंड। क्रिटिक्स विजय को रिपीटेटिव कहते थे, लेकिन वो एक अलग ही खेल खेल रहे। उनकी फिल्म एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो थी, एंटरटेनमेंट के पैकेज में। विजय की कुछ फिल्में और उनका पॉलिटिकल मैसेज अगर आप समझेंगे तो चीजें क्लैरिटी में आपके सामने आई। 2014 में कत्ती नाम की एक फिल्म आई, मुझे नहीं पता शायद कितने लोगों ने देखी होगी। उसमें उन्होंने फार्मिंग क्राइसिस को दिखाया, जो कॉर्पोरेट जमीन को कब्जाते हैं वो दिखाया, वाटर राइट्स पे बात करी। फिल्म रिलीज के बाद
असलियत में तमिलनाडु में फार्मर्स प्रोटेस्ट और मीडिया कवरेज बढ़ी। 2017 में मूवी आई मर्सल, जिसने जीएसटी पे डायरेक्ट अटैक किया। डायलॉग था, इंडिया में जीएसटी 28%, सिंगापुर में 7%। बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, जो फिल्म को और वायरल बना दी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा जाए तो लगभग 270 करोड़ क्रॉस। वहीं 2018 में उनकी एक मूवी आती है सरकार, जिसमें इलेक्शन रिगिंग, करप्ट सीएम, वोटरों को जागरूक करने की सलाह, और एआईएडीएम के सरकार ने कुछ सीन हटाने की डिमांड भी की। फ्री पब्लिसिटी मिली और फिल्म हिट हो गई। वहीं 2019 में बिगिल जैसी मूवी आई, जिसने वुमेन एम्पावरमेंट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म ऑफ द ईयर बनकर उभरी वो। जब विजय सालों से एक पॉलिटिकल सिलेबस पे ही चलकर अपनी मूवीज की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें मूवीज कहना या विजय की नई पार्टी को नई पार्टी कहना इस तरह सर नाइंसाफी हो। वहीं अगर आप देखें तो बॉलीवुड क्यों फेल हुआ, इसे कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी वर्सेस एस्केपिज्म का गेम माना जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन राज्यसभा एमपी रहे, गोविंदा कांग्रेस से जीते, चिरंजीवी ने पार्टी बनाई, फिर भी कोई एमजीआर या विजय के लेवल पर अपना जलवा नहीं दिखा पाया। अगर देखें तो तमिल सिनेमा अपने आप को आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन यानी द्रविडियन थॉट्स के साथ दिखाते हैं। वहीं बॉलीवुड वाले कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट और पैसा कमाने को प्रायोरिटी बनाते हैं। तमिल सिनेमा अपने आप को सिस्टम से लड़ते हुए एंटी करप्शन कोर की एक इमेज जनरेट करते हैं। वहीं बॉलीवुड सिस्टम को एक हिस्सा दिखाते हैं, अगेंस्ट नहीं दिखाते। तमिल सिनेमा में स्पेसिफिकल पॉलिटिकल टारगेट्स हैं, हिंदी इम्पोजिशन, कास्ट, द्रविडियन कल्चर। वहीं बॉलीवुड को एक पैन इंडिया अपील की कोशिश रहती है, और जो कहीं ना कहीं रीजनल डेप्थ भी खो देती है। तमिल सिनेमा में हीरो को एक आइडियोलॉजिकली मसीहा देखा जाता है, लेकिन बॉलीवुड में हीरो को एक रोमांटिक और एक्शन के आइकन के रूप में देखा जाता है। तमिल सिनेमा में एक्टर्स अपनी पार्टी बनाते हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक्टर्स पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन लड़ते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 1984 में राजीव गांधी के कहने पर इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ा और जीता भी, लेकिन 3 साल बाद रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है। कोई आइडियोलॉजी बेस नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी। फिर आप कहोगे कि सर रजनीकांत तो तमिल से थे, वो क्यों फेल हुए? मेरे हिसाब से उनका सबसे बड़ा कारण टाइमिंग, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी थी। रजनीकांत तमिलनाडु के सबसे बड़े स्टार हैं। उनका फैन बेस विजय से भी पुराना और ज्यादा ग्लोबल है। फिर भी उनकी पॉलिटिकल लॉन्च 2021 में फेल क्यों हुई? अगर आंकड़े देखें तो 2017 में पहली बार उन्होंने पॉलिटिकल इंटेंशन दिखाई। 4 साल तक अनसर्टेन रहे, फैंस कंफ्यूज थे, और 2021 में हेल्थ का कारण बताते हुए पॉलिटिक्स छोड़ दिया। अगर तमिल के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन का कंपैरिजन करके देखें तो 3 एक्टर्स और तीनों का ही अलग आउटकम। एक तरफ जहां एमजीआर ने पॉलिटिकल पार्टी प्लस कंसिस्टेंसी रखी, जिसकी वजह से वो 10 साल तक सीएम बने रहे। वहीं रजनीकांत की आइडियोलॉजी क्लियर नहीं थी और कहीं ना कहीं एंट्री भी लेट हुई, जिसकी वजह से उनका लॉन्च फेल हुआ। वहीं दूसरी तरफ कमल हसन इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन मास से उतना कनेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एमएनएम उनकी पार्टी का एक स्मॉल बेस रहा। वहीं विजय जब उतरे तो वो क्लियर मैसेज के साथ उतरे, यंग बेस और सही टाइमिंग, जिसकी वजह से टीवी के बहुत जल्दी उभर के आई, जिसकी वजह से आज विजय तमिलनाडु के सीएम भी हैं। मास पॉलिटिक्स में सिंप्लिसिटी जीतती है। रजनीकांत फिलोसफिकल थे, कमल हसन इंटेलेक्चुअल थे, पर विजय विजय डायरेक्ट थे। और कहीं ना कहीं विजय का तेल में घी डालने वाला काम किया यूथ के फ्रस्ट्रेशन ने। अगर सिर्फ सिनेमा होता तो रजनीकांत भी सक्सेसफुल होते। विजय का टाइमिंग परफेक्ट था। जेन जी तमिलनाडु के एक अलग क्राइसिस में थी। अगर तमिलनाडु का डाटा देखें तो 2022 में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22% है तमिलनाडु से ग्रेजुएट होने वाले यूथ। 65% तमिलनाडु की पॉपुलेशन 35 से नीचे है, और 40 साल से डीएमके और एआईएडीएमके आपस में लड़ते रहे। यंग तमिल वोटर्स ने देखा डीएमके सिर्फ स्टैलिन फैमिली, एआईएडीएमके में पलानी स्वामी और पन्नीर सेल्वम की लड़ाई। कोई फ्रेश वॉइस नहीं, कोई उनके अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहा। विजय की फिल्म में वही थीम थे, और जब उन्होंने टीवी के लॉन्च की, उनका पहला बड़ा इशू था नीट एग्जाम हटाओ। ये इमोशनल सिंबल था। हजारों तमिल स्टूडेंट नीट की वजह से मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाते, और कुछ ने सुसाइड भी की है। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी ढंग से समझा और इम्प्लीमेंट किया। जहां एक तरफ एमजीआर डिजिटल अवतार बनकर उभरे, वहीं विजय ने सोशल मीडिया का एक बेटर और बेस्ट यूज किया। एमजीआर के पास बेशक उनके फैन क्लब्स थे, पर विजय के पास फैन क्लब के साथ साथ इंटरनेट भी है, और ये कॉम्बिनेशन उन्हें एक्सपोनेंशियली पावरफुल बना देता है। विजय के पास लगभग 4.7 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जिसकी वजह से टीवी के लॉन्च होने के अंदर अंदर ट्विटर पे टीवी के लॉन्च नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। फैन में रील्स और पॉलिटिकल कंटेंट अनगिनत फैल गए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स एक चीज रिवॉर्ड करते हैं,
इमोशनल एंगेजमेंट। विजय के क्लिप्स में इमोशन है, फैन आर्मीज वो कंटेंट पुश करती हैं जो वायरली स्प्रेड होता है। एक मास हीरो का एक 30 सेकंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा व्यूज लाता है जितना किसी भी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की 1 घंटे की रैली भी नहीं ला पाती। ऐसा नहीं है कि इसका फायदा भी है, इसका नुकसान हमने 2024 इलेक्शन में देखा। एआई प्लस सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स। 2024 लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट्स के बहुत सारे डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हुए। तमिलनाडु के इलेक्शन में भी एआई जनरेटेड स्पीचेस और फेक वीडियोस क्लिप्स बने। जब ये टेक्नोलॉजी मास हीरो इमेज के साथ कंबाइन होती है, वोटर्स मैनिपुलेशन का एक नया लेवल भी ला देती है, जिन्हें ये नहीं पता होता कि सच क्या है और फिक्शन क्या। फर्क करना मुश्किल हो जाता है और ये इमेज कहीं ना कहीं धुंधली पड़ जाती है। ये सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए क्या करता है, खैर ये उसका एक अलग कारण है, उसे किसी और वीडियो में डीप में समझेंगे। लेकिन विजय के इस जीत से एक चीज समझ में जरूर आती है, ये सिर्फ सेलिब्रेशन का टॉपिक नहीं है, इस फिनोमेना के साथ जेन्युइन रिस्क है जो समझने की जरूरत है। सबसे पहले, अगर ये जरूरी नहीं कि एक अच्छा एक्टर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। मूवी में 2 मिनट में करप्शन खत्म हो जाती है, असलियत में गवर्नेंस में दशकों लग जाते हैं सिस्टम को चेंज करने में। एमजीआर 10 साल सीएम थे, उनका इकोनॉमिक रिकॉर्ड मिक्स रहा। जयललिता कंट्रोवर्शियल रही उनकी रियल लाइफ डिसीजंस की वजह से। वहीं दूसरी देखा जाए तो पॉलिसी डिबेट्स खत्म हो जाते हैं। तो विजय की टीवी के अभी भी पॉलिसी के मामले में कमजोर है, उनका मैनिफेस्टो बहुत वेग है, लेकिन फैंस इतने लॉयल हैं कि पॉलिसी डिमांड सेकेंडरी हो जाती है। डेमोक्रेसी फैंडम वॉर में कहाँ जीत पाती। कहीं ना कहीं ये सिस्टम इंस्टीट्यूशन को भी कमजोर करता है। जब लोग सिस्टम पे नहीं सेलिब्रिटीज पे ट्रस्ट करते हैं तो इंस्टीट्यूशन तो कमजोर होंगे ही, और कमजोर इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को चलते रहने के लिए खतरा है। पॉलिटिकल कलर चाहे कुछ भी हो, ये खेल सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हो रहा, ये इंडिया का फ्यूचर है। बाकी स्टेट्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आंध्रा, कर्नाटक और धीरे धीरे बॉलीवुड। लोग फैक्ट्स को नहीं स्टोरीज को फॉलो कर रहे हैं। तमिलनाडु ने दुनिया को एक पावरफुल लेसन दिया है, लोग पॉलिसीज को वोट नहीं देते, वो उन हीरोज को वोट देते हैं जिन्हें वो दशकों से पूजते आए हैं। सिनेमा ह्यूमन इमोशंस की सबसे पावरफुल मशीन है और तमिलनाडु ने उसे जानबूझकर पॉलिटिकल वेपन बनाया। एमजीआर से जयललिता से विजय तक ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक केयरफुली इंजीनियर्ड कल्चर सिस्टम था, एक बनाया हुआ कल्चरल सिस्टम। और अब जब एआई, डीप फेक्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं तो ये सिर्फ तमिलनाडु की कहानी नहीं रह जाती, ये पूरे डेमोक्रेटिक इंडिया का फ्यूचर है। अब सोचना आपको है, क्या आप अपनी वोट फैन बेस के तौर पे देना चाहेंगे या अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए पॉलिसी मेकर्स और जानकार लोगों को। याद रखिए, आपका वोट सबसे इंपॉर्टेंट है, सोच समझ कर दीजिए। आपके वोट में सच में ही ताकत है, उसको समझिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए वर्ल्ड नाउ के साथ। थैंक यू।